अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। जैसा कि हमने पहले से ही काफ़ी सारे वीडियोस बनाए 9th के लिए फिजिक्स में और 10th 11th के लिए हमने कई इंटीग्रेटेड और कंबाइंड टॉपिक्स बनाए हैं। टुडे देयर इज अगेन एन इंटीग्रेटेड एंड कंबाइंड क्लास फॉर 10th एंड 11th। टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज फॉर थर्ड। जिन लोगों ने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे वो दो पार्ट्स देख लो। पार्ट 1 वीडियो इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रक्चर, दैट इज अ कंप्रिहेंसिव स्ट्रक्चर। पार्ट 2 इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो भी एक अच्छा लेक्चर हमने बनाया है। कोशिश की उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ डालने की। वो कंप्यूटर एग्जाम जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं उनके लिए वो फायदेमंद है। तो आज इट इज़ और टारगेट इज क्लास 10th एंड 11th। तो कोशिश करेंगे हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के साथ ही ये जो टॉपिक है इसको वहीं पे समाप्त करेंगे 3 वीडियोस पे आगे। तो आई थिंक 3 वीडियोस आर सफिशिएंट, हम ज़्यादा इस पर और डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक उठाएंगे। तो जिन बच्चों ने पहले 2 वीडियो नहीं देखे वो देख लो, बड़े अच्छे वीडियोस बने हैं। आप हर लेवल के बच्चे के लिए वो वीडियो जो है वो बेनिफिशियल होंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। हमने डाइजेशन क्या होती है वो डिफाइन किया वीडियो 1 में, एलिमेंट्री कैनाल के सारे डिटेल्स पढ़ी हैं उसी वीडियो में। पार्ट 2 में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अच्छे से पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक्चुअली कैसे होता है। हम डिवाइड कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको बोर्ड एग्जाम में। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। इसको हम 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। 4 स्टेज कहो या 4 जोन्स कहो, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। नंबर 1 ingressive stage, number 2 progressive stage or progressive zone, number 3 degressive, stage, and number 4 is egressive. By breaking up it into 4 different stages, हमें ये समझ में भी अच्छे से आएगा और हम लिख भी सकते हैं इसको अच्छे से। बिकॉज एग्जाम में यूजुअली पूरा प्रश्न नहीं देते, कभी कभी वो कोई एक पार्ट पूछते हैं। जैसे आपको स्टमक के बारे में पूछेंगे कि हाउ डाइजेशन हैपेंस इन स्टमक, या स्मॉल इंटेस्टाइन में पूछेंगे हाउ डाइजेशन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो उस वक्त ये चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल हो जाती है। व्हेन यू ऑलरेडी अ ब्रेकअप, तो आपको पता चलता है कि हमें कौन सा स्टेज लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आई थॉट इट वाइज कि मैं इसको डिवाइड करूँ स्टेज में, और इसी तरह से हम स्टेज के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं स्टेज नंबर 1 विच इज इनग्रेसिव स्टेज। इनग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि फूड जो है इट इज इंजेस्टेड, इसको मुंह में डाला जाता है। मुंह में डालने के बाद आपको पता है इसको फिर विद द हेल्प ऑफ टीथ इट इज मेस्टिकेटेड, और टंग जो है, टंग मिक्सेस द फूड with saliva and it forms it a round structure which is known as bolus। तो यही चीज हम लिख भी लेंगे यहाँ पे। In this stage food is ingested, that is taken into the buccal cavity, मुंह में, हाँ, buccal cavity, where teeth masticate the food and tongue helps in mixing the food with saliva, comma, making it a round structure known as bolus। इस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हो
कि मुंह में जो टीथ है जिनका हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, हमने इनकी टाइप्स पढ़ ली है आई थिंक फर्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर फर्स्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में उनको पढ़ा है। वहाँ पे आप देख सकते हो टंग के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है, टीथ के बारे में भी। तो यहाँ पे आपको सीधा आता है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। तो आप ज्यादा तफसील नहीं दोगे, इस तरह से आप ऊपर से पॉइंट्स लिखोगे। अगर आपको टाइम अच्छा था तो फिर आप इंडिकेट कर सकते हो टीथ आर 4 टाइप्स, या टंग के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो ऊपर से, ज्यादा नहीं डिटेल। तो फूड जो है वो सलाइवा की मदद से एक राउंड शेप्ड बोलस बन जाता है, ठीक है, गोल बोलस बन जाते हैं, जिसको फिर हम स्वallow करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा है पार्ट 2 में कि मुंह में सलेवरी ग्लैंड जो है वही सलेवा सेक्रेट करती हैं। तो सलेवा जो है उसमें सलेवरी एमाइलेज होता है, द सलाइवा इज सेक्रेटेड by the salivary glands and it contains an enzyme, इसमें एक एंजाइम होता है known as salivary amylase, और इसको एक और नाम देते हैं टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन। तो salivary amylase is the enzyme present in the saliva which is secreted by the salivary glands. So salivary glands के बारे में हमने पढ़ा है, there are 3 major types of salivary glands: parotid, submaxillary और sublingual glands. Apart from those, ये आप इतना नहीं समझ कि वही 3 glands मुंह में होते हैं। Apart from those 3, there are many minor glands. बहुत सारी छोटी छोटी glands होती हैं, जैसे आप बोल सकते हो labial gland होती है, glossopalatine gland होती है, palatine gland होती है। अच्छा, फिर टंग पे अगर आएंगे आप तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे न्यूहन ग्लैंड होती है। अच्छा, वहाँ पे एक और होती है ब्लेंडिन ग्लैंड होती है, और भी कई सारी ग्लैंड्स होती है, ब्लेंडिन होती है, न्यूहन ग्लैंड होती है। इस तरह से ये सारी ग्लैंड्स जो हैं, ये सारी ग्लैंड्स मिलकर सलेवा बनाती है। तो देयर आर मेनी स्मॉल और माइनर ग्लैंड्स apart from the 3 major glands. तो all those secrete saliva. Saliva contains an enzyme known as salivary amylase. तो amylase से ही पता चलता है कि ये एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पे हेल्प करता होगा। It helps in the digestion of carbohydrates. और इसका ये किस पीएच में, पीएच पता है, पीएच जो है ये होता है कि कितना एसिडिक या कितना बेसिक मीडियम में कोई चीज काम करेगी। एंड इट फंक्शंस, इसका ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में काम करता है। इट फंक्शंस एट ए स्लाइटली, थोड़ा सा, स्लाइटली एसिडिक pH of 6.8। 7 न्यूट्रल pH होता है, 7 के ऊपर 8, 9, 10 जो है वो बेसिक अल्कलाइन pH होता है, और 7 के नीचे जो भी रीडिंग्स है वो एसिडिक होती है। तो इस 7 से थोड़ा नीचे, दैट इज इट इज स्लाइटली एसिडिक, इट इज नॉट मच एसिडिक। तो सलेवा जो है, सलेवरी एमाइलेज जो है, ये मुंह का जो pH है वो 6.8 के आसपास बना के रखते हैं। तो विच इज नॉट वेरी मच एसिडिक और वेरी मच बेसिक, तो ये न्यूट्रल के थोड़ा करीब है, इट इज स्लाइटली एसिडिक। इसमें क्या होता है आप लिख सकते हो, द salivary amylase converts starch into, या पैरा में नेक्स्ट पैरा में लिखोगे, इसका काम है कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस या माल्टोट्रायोस लिख सकते हैं, आइसोमाल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन्स। सलेवरी एमाइलेज जो है ये स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है इसको ब्रेक करता है और बनाता है माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन्स। डेक्स्ट्रिन्स आर स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से भी, स्टार्च जो कि एक पॉलीसेक्राइड होता है, इट इज ए पॉलीसेक्राइड
it is converted into these maltose, isomaltose, या कहीं कहीं लिखा होता है maltotriose इसके लिए, और dextrins, कोई कोई आथर अल्फा डेक्सट्रिन यूज करता है वर्ड। तो यहाँ पे आप एंजाइम का नाम लिखोगे सेलिवरी एमाइलेज, pH 6.8, और थोड़ा Cl माइनस आयन्स बड़ी हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन हैपनिंग इन द माउथ। यहाँ पे एक और चीज का ख्याल रखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ओनली 30 to 35% कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड एक्चुअली इन द माउथ। बाकी जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है वो फिर आगे जाके डाइजेस्ट होती है स्मॉल स्टाइल्स में। ओनली 30 to 35% carbohydrates are digested in the mouth और बकल केवली आप लिखोगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है, हम नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं जिसको हम प्रोग्रेसिव स्टेज बोलते हैं। Now we will be touching stage 2, that is progressive stage। इस स्टेज में क्या होगा, जैसा क्लियर है, फूड जो है वो एक राउंड बोलस बना है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हो गई है, बाकी फैट्स प्रोटीन जो है वह भी इस तरह से उनकी डाइजेशन नहीं होती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो डाइजेशन हो गई कार्बोहाइड्रेट की वो अब आगे जाके कंप्लीट होनी है। तो उसका मतलब प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होगा, द, या लिखो इसको अच्छे से लिखो, इन दिस स्टेज, या दिस स्टेज इन्वॉल्व्स stage the bolus is swaddled with the help of tongue and oral palates लिखेंगे हम। इनके बारे में हमने पढ़ा है, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट। टंग जो है इट प्रेसेस द फूड अपवर्ड्स, और जो बाकी प्लेट्स थे ऊपर जो हार्ड और सॉफ्ट प्लेट है दे प्रेस द फूड डाउनवर्ड्स। इस तरह से फूड जो है वो सीधा अंदर चला जाता है, ये बोलस। द बोलस इज swallowed with the help of tongue and oral palates into, लिख सकते हैं इसको, into the stomach through the pharynx, through the pharynx and esophagus। pharynx और esophagus के थ्रू फूड बॉलर जो है वो जाकर स्टमक में पहुंच जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बोला है कि द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ स्टमक एंड esophagus इज गार्डेड बाय द कार्डियक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो esophagus में जो मूवमेंट्स होती है जिनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, दोज हेल्प इन प्रोग्रेसिंग इन द प्रोग्रेशन ऑफ द फूड बॉलस। The peristaltic movements of esophagus help in swallowing the food bolus। कहीं स्पेलिंग में गलत होगी तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे फूड स्टमक पहुंच गया, द gastric glands secrete the gastric juice and stomach muscles जो है वो चरण करती है फूड को। स्टमक मसल्स हेल्प इन churning the food।
मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ, इसकी वजह यही है कि आप घर में बैठ के नोट्स बनाएंगे। सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, अदरवाइज मुझे इतना ज़रूरत नहीं था लिखने का यहाँ पे। तो मैंने पहले ही बोला था, जब मैंने लेक्चर 1 दिया था उसमें मैंने ये बोला था कि डाइजेशन इज एक्चुअली मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो जो मैकेनिकल पोर्शन है वो ये काम आ गया, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड नीचे गया, दिस इज ए मैकेनिकल एक्शन। फिर गैस्ट्रिक जो स्टमक है वहाँ पे चर्निंग होती है, फूड जो वो इधर से उधर मिक्स होता है मसल्स की वजह से, दैट इज आल्सो द मैकेनिकल पार्ट। अब इसके बाद शुरू होगा बायोकेमिकल पार्ट। आपको पता है कौन सी सेल्स है? ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक सेल्स है जो HCl सेक्रेट करेंगी सबसे पहले। सबसे पहला HCl सेक्रेट होगा, और HCl का काम क्या है? इट स्टॉप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टॉप्स द एक्शन और इट स्टॉप्स द फंक्शन ऑफ सेलिवरी एमाइलेज। क्योंकि सेलिवरी एमाइलेज का हमने देखा उसका पीएच जो है वो होना चाहिए 6.8 के आसपास, स्लाइट एसिड पीएच होना चाहिए। लेकिन जैसे ही HCl स्टमक में सेक्रेट हो गया, रिलीज हो गया, तो वहां पे उसका पीएच जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो उतने पीएच में, उस एसिडिक मीडियम में सेलिवरी एमाइलेज जो है वो काम नहीं कर पाता है। दैट इज, तो फंक्शन ऑफ सेलिवरी एमाइलेज स्टॉप्स पार्शियली है। द ऑक्जेंटिक सेल्स secrete hydrochloric acid HCl, which stops the function of salivary amylase and makes the gastric environment एसिडिक। जो गैस्ट्रिक है, जो स्टमक का एनवायरनमेंट है, इसको अच्छे से एसिडिक बनाता है। तो उसका पीएच जो है वो ड्रॉप होता है 1.3 to 1.8 के आसपास ड्रॉप होता है, काफी एसिडिक ड्रॉप मीडियम बन जाता है। उसमें क्या होता है कि जो स्टमक के जो अपने एंजाइम है पेप्सिन रेनिन वगैरह, वो उस मीडियम में बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन सेलिवरी एमाइलेज जो है इसका काम स्टॉप होता है। और इससे क्या होता है? It also kills the bacteria HCl। हाँ, यहां पे लिख सकते हैं आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ HCl क्या है? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा द HCl कन्वर्ट्स, जैसा कि हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आते हैं खासकर स्टमक और इंटेस्टाइन्स में, वो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम प्रो फॉर्म कहते हैं, प्रोपेप्सिन या प्रोरेनिन या पेप्सिनोजिन बोलते हैं पेप्सिन को। तो इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है HCl। यहाँ पे द HCl कन्वर्ट्स द inactive forms of pepsin इसे लिखेंगे inactive forms of pepsinogen into active pepsin and प्रोरेनिन। ये दो एंजाइम्स है स्टमक में, पेप्सिन और रेनिन। प्रोरेनिन जो इनएक्टिव फॉर्म है इनटू एक्टिव रेनिन। तो इस तरह से पेप्सिन और रेनिन जो है विच इज सेक्रेटेड बाय द चीफ और जाइमोजेनिक सेल्स इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म जो है वो पेप्सिनोजिन है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो है वो प्रोरेनिन है। इस इनएक्टिव फॉर्म को HCl ही एक्टिव बनाता है पेप्सिन में, और इसका एक्टिव जो है वो है रेनिन। इनका काम क्या है? द पेप्सिन, अब लिखेंगे हम द पेप्सिन यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करो, दे फंक्शन वेल, ये दे फंक्शन इफिशिएंटली एट ए pH of 1.3 to 1.8। ये एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो सकता है कि इनका, हालांकि पेप्सिन जो है वो बेस्ट 1.3 में परफॉर्म करता है, लेकिन 1.3 से 1.8
के बीच में जो मीडियम है उसमें ये दोनों अच्छे से काम कर सकते हैं। द पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स, जैसे कि हमने देखा कि माउस में प्रोटीन डाइजेशन नहीं होती है, तो यहीं पे प्रोटीन डाइजेशन शुरू होती है। द पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटीन गिव्स, ये रिएक्शन टाइप जो है, फ्लो डायग्राम जो है, ये बड़ा हेल्प करती है समझने में। गिव्स करेक्ट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेज का जो है एंड होने जा रहा है। अब हम देखेंगे कि जो रेनिन है वो क्या करता है। जो रेनिन है, रेनिन द रेनिन कन्वर्ट्स मिल्क प्रोटीन्स, ठीक है, कैजीन इनटू पैराकेजिन, CAC, स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं हूं। मिल्क प्रोटीन केजिन इज कन्वर्टेड इनटू पैराकेजिन या कैल्शियम पैराकेजिनेट एंड देन इनटू कर्ड, CURD कर्ड। इज इट विजिबल फ्रॉम दियर? आई थिंक यस। हाँ, तो रेनिन जो है ये प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन्स होता है केजीन, उसको कन्वर्ट करते हैं पैराकेजिन या कैल्शियम पैराकेजिनेट भी कोई आथर लिखता है, लिख सकते हो। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू, इट कन्वर्ट्स केजीन इनटू पैराकेजिन और कैल्शियम पैराकेजिनेट एंड देन इनटू कर्ड, ठीक है। मिल्क प्रोटीन के बारे में आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो केजीन, मिल्क प्रोटीन केजीन, या मिल्क प्रोटीन भी लिखो तो चलेगा यहाँ पे। तो अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो जो ये कर्ड बन गया यहाँ पे, तो रेनिन का इतना ही काम है कि ये इतना करके देगा। उसके बाद जो ये पैराकेजिन है, जो ये कर्ड है, इसको पेप्सिन ही कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएस, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हो कि द मिल्क प्रोटीन, या इस तरह से द कर्ड फॉर्मड या द केजीन इज देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स बाय पेप्सिन। इस तरह से आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, इसको फिर ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे लास्ट पॉइंट जो ऐड करोगे वो ये है, स्मॉल amount of fat is converted into fatty acids by a weak enzyme gastric lipase. Lipase enzymes जो है, they are primarily known फॉर एक्टिंग ऑन द फैट्स। ये फैट्स पे एक्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जहाँ भी लाइपेज नाम आएगा आप समझ लेना कि ये वो एंजाइम है जो फैट्स को छोटे छोटे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो ये वीक एंजाइम होता है। तो नियरली 4 to 5% ऑफ फैट्स जो है, बहुत ही कम फैट्स, 4 to 5% फैट्स जो है वो यहाँ पे डाइजेशन, उनकी डाइजेशन हो जाती है स्टमक में। अदरवाइज स्टमक में
predominantly it is meant for the protein digestion. तो अब हम आगे जाएंगे थर्ड स्टेज में। इतना काफी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि here the काइम इज फॉर्म, CHYME काइम। हाँ, जो सेमी सॉलिड फूड जो बना है यहाँ पे उसको काइम बोलते हैं। तो स्टमक में फूड जो है वो काइम बनता है और फिर यही काइम आगे बढ़ जाता है ड्यूडिनम में। सुमानस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडिनम होता है, जैसा कि हमने पार्ट 2 में या पार्ट 1 में भी पढ़ा है इसको, कि यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर होती है जिसको हम पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलते हैं। उस पाइलोरिक स्पिंक्टर की वजह से ड्यूडिनम और स्टमक के बीच में गैप होता है। ड्यूडिनम स्टमक के बीच में, सॉरी गैप नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन होती है। Stage 3, digressive stage. Digressive stage. यहाँ पे in this stage जो काइम बना है, ठीक है, हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा, पता नहीं बोर्ड गीला हो गया किसी वजह से। चलिए अब देखते हैं इसको। ऑलमोस्ट ड्राई हुआ है बोर्ड। इन दिस स्टेज द काइम, जो सेमी सॉलिड फूड जो इंस्टेंस बना है विद द हेल्प ऑफ चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एंजाइम्स, द काइम moves into the duodenum part of small intestines, into the duodenum where actual digestion takes place. duodenum में सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है। नीडलेस टू से हियर कि हमने जैसा कि टॉपिक 2 में पढ़ा है, पार्ट 2 में, कि इसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स आ जाते हैं फ्रॉम पैनक्रियाज, और जो इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम्स होते हैं फ्रॉम क्रिस्प्स ऑफ लेबरकॉन, उसके भी एंजाइम्स, बहुत ज्यादा एंजाइम्स जो है, ब्रेस्ट बटर एंजाइम्स जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे सेक्रेट होते हैं, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर कोई चीज यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाती है। एक्चुअल डाइजेशन टेक्स प्लेस, इसीलिए इसको बोलते हैं डिग्रेसिव स्टेज, क्योंकि एक्चुअल डिग्रेडेशन जो फूड की है मैक्रोमोलिक्यूल्स की इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे हो जाती है, टेक्स प्लेस। आप लिख सकते हो इट रिसीव्स bile juice from liver and gallbladder and pancreatic juice from pancreas। वो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कि किस तरह से ये कौन कौन सी स्पिंक्टर कहाँ का ब्लॉक करती है, कहाँ पे कॉमन पैसेज बनती है, कॉमन जो डक्ट है पेनक्रियाज और इसकी लिवर की जो कॉमन डक्ट है वो कहाँ कहाँ से जाती है, वो अच्छे से हमने पढ़ा है पार्ट 2 में। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं उतना डिटेल में जाने की। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो वो भी यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं इन द प्रो फॉर्म। लाइक लिख सकते हैं इसको यहीं पे, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, एटसेट्रा। ट्रिप्सिन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजिन। कीमोट्रिप्सिन जो है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कीमोट्रिप्सिनोजिन। कार्बोक्सीपेप्टिडेस रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस। तीनों इनएक्टिव फॉर्म्स होती है। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे पहले जो एंट्रोकाइनेस है, एंट्रोकाइनेस इज रिलीज्ड बाय द इंटेस्टाइन्स। एंट्रोकाइनेस, this enterokinase converts trypsinogen
into active trypsin. ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म है और ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है. Enterokinase released by the brush border cells of small strands converts trypsinogen into active trypsin. फिर जो ये trypsin है, this trypsin then converts chymotrypsinogen into chymotrypsin and procarboxypeptidase into carboxypeptidase. तो सिर्फ ट्रिप्सिनोजिन जो है इस पे इंट्रोकाइनेज काम करता है, इंट्रोकाइनेज जो ट्रिप्सिनोजिन पे काम करता है. ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन बनते ही ये फिर खुद इन दोनों को एक्टिव फॉर्म में लाता है. ठीक है. सो दीज टू आर एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन इटसेल्फ. ट्रिप्सिन खुद इन दोनों को एक्टिवेट करता है. तो ये पार्ट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने का. ये तीनों एंजाइम जो है दे एक्ट ऑन प्रोटीन्स. All the three enzymes act on proteins and convert them into उसी तरह से पेप्टून्स, पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स में एटसेट्रा. आप यहां पे लिख सकते हो प्रोटीन, यहां पे तीन एंजाइम्स का नाम ट्रिप्सिन, फिर केमोट्रिप्सिन, फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज. पी जो है वो यहाँ पे अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता है. ये तीनों कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को इनटू पेप्टून्स and polypeptides. They convert them into peptones and polypeptides. अगर आप पेप्टाइड लिखोगे यहाँ पे दोनों की जगह तो वो भी अच्छा सुटेबल रहेगा. पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड लिख सकते हो. तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टॉप हो गई स्टमक में, वो यहाँ पे फिर से रिज्यूम होती है. The pancreatic amylase, पहले ही मैंने बोला आपको, amylase means carbohydrate digesting enzymes. Pancreatic amylase जो है starts the digestion of carbohydrates. और यहाँ क्या होगा, it converts और सीधा लिखेंगे it converts ये विजिबल है वहां से. हाँ, वही जो हमने पहले लिखा है माल्टोस, इजी है ये, आइसोमाल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन्स. सेम प्रोसेस वही होता है जो माउथ में हो गया था. इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन्स. अब यहाँ पे फैट्स की भी डाइजेशन होती है. पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है एंजाइम वो कन्वर्ट करता है फैट्स को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. देखो यहाँ पे पेनक्रियाटिक एमाइलेज ठीक है. बट फैट्स को सबसे पहले बाइल साल्ट्स जो है वो कन्वर्ट करती हैं वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में. इट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. बट फर्स्ट बाइल साल्ट्स emulsify the fats which are then
acted by the pancreatic and intestinal lipase. इंटेस्टाइनल लाइपेस, दो एंजाइम्स, एक जो इंटेस्टाइन का अपना एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल लाइपेस, और जो पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक लाइपेस। अब यहाँ पे लिख सकते हो उसको, फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल in presence of pancreatic and intestinal lipase. इस तरह से यहाँ पे जो डाइजेशन है, डाइजेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इस पे जो जो यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें रह गई, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रिनस वगैरह, अब उन पे पेनक्रियास के अपने एंजाइम जो क्रिप्ट सबलिवर से या जो ब्रश वाटर सेल से जो एंजाइम आते हैं वो उन पे आप काम शुरू करेंगे। अब आएगा नेक्स्ट स्टेज का। अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में, जहां पे ये वाला स्टेज नहीं, यानी फर्दर जहां पर आप इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को देखेंगे। अब नेक्स्ट पैरा पे आप लिखोगे इसको, द इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कन्वर्ट, या इस तरह लिखो, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे जो माल्टोस, आइसोमाल्टोस वगैरह जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, और बन जाता है द बेसिक यूनिट और द मोनोमर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, द माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन्स are converted into ग्लूकोज। हमने इंटेस्टाइनल जो लाइपेस है उसके बारे में पहले ही लिखा हमने, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस। माल्टोज गिव्स ग्लूकोज। एंजाइम कौन होता है? माल्टेज। माल्टेज जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है। स्पेलिंग में फर्क है, आप देखो, MALTOS माल्टोज जो है वो सबस्ट्रेट है, एंड ऑन दिस सबस्ट्रेट एंजाइम MALTAC माल्टेज। सिर्फ ओ की जगह ए लगाना है, बाकी सेम रहेगा, और बनता क्या है? ग्लूकोज। इसी तरह से आइसोमाल्टोस, आइसोमाल्टेज काम करेगा उस पर। इनसे क्या होगा, एग्जाम में टाइम बचत हो जाएगा। आपको लगेगा टाइम कम है तो आप इतना थियोरेटिकल लिखने के बजाय ये रिएक्शन दे सकते हो उसको, थोड़ा सा एक दो लाइन इंट्रोडक्शन लिखने के बाद। इट गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इस तरह से डेक्स्ट्रिन, या जिनको अल्फा डेक्स्ट्रिन जो बोलते हैं, इन पे डेक्स्ट्रिनेस कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज। इसी तरह से सक्रोज, सक्रेस एंजाइम कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। सक्रोज जो है आपको पता है मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि मिल्की चीजें खाने के बाद उनका पेट खराब हो जाता है। ठीक है, सो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। इट इज बिकॉज इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स हैं, जो ये सक्रेस एंजाइम्स हैं, जो सक्रोस डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो कम सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो उसमें
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ी किसी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लेसर रिलीज ऑफ दी सेक्रोजाइसिंग एंजाइम। तो उसके लिए एक टेस्ट आता है, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। तो उसके बाद पता चलता है कि इसमें कितनी प्रॉब्लम है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था यहाँ पे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे, हाँ इतना काफ़ी है इसको एक्स्ट्रा, बाकी जितनी सबस्ट्रेट्स है वो सब आएंगी इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये सारे एंजाइम्स जो है इस तरह से आप रिएक्शन बना के इनको लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन रिएक्शन होगी यहाँ पे, एमाइनो पेप्टिडेस, जो ये भी स्मॉल चेन से आता है, एमाइनो पेप्टिडेस एंड डाइपेप्टिडेस एंजाइम्स complete the digestion of proteins। अब इसकी हम रिएक्शन बनाएंगे। जो डाइपेप्टिडेस है, एमाइनो पेप्टिडेस जो है, पेप्टिडेस कन्वर्ट्स एमाइनो एसिड्स इनटू पेप्टाइड्स। आप इसको इस तरह से रिएक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो। एमाइनो एसिड यहाँ पे लिखोगे, फिर बीच में गिवन इन टर्म्स ऑफ एमाइनो पेप्टिडेस गिव्स पेप्टाइड्स। इस तरह से जो डाइपेप्टिडेस है, डाइपेप्टिडेस कन्वर्ट्स डाइपेप्टाइड्स, इसलिए डाइपेप्टिडेस बोलते हैं क्योंकि इट एक्ट्स ऑन डाइपेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो इस तरह से फैट्स भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, और बाकी सारे जो है सारी सबस्ट्रेट्स यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ, आप लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। उसके बाद थोड़े बहुत एब्जॉर्प्शन जो है वो आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाती है। और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज, हमारी लास्ट स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं इग्रेसिव स्टेज। नाउ लास्ट स्टेज ये इग्रेसिव स्टेज, इग्रेसिव स्टेज या इग्रेसिव जोन, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है। स्टेज की जगह जोन भी आप ऐड कर सकते हो नेम। देखो यहाँ पे क्या होगा, इग्रेसिव मीन्स टू मूव आउट, टू एक्सपेल आउट, बाहर जाने को बोलते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे बढ़ जाता है। जो डाइजेस्टेड पार्ट हो गया, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, वो थर्ड स्टेज में आप लिखोगे एंड पे कि इट इज देन एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टेन्स। तो स्मॉल स्टेन में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं, तो विलाई जो है दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम। वहां पे आप लास्ट टाइम यही लिखोगे। उसके बाद इस स्टेज में आ जाओगे, यहाँ पे ये लिखना है आपको, इट इन्वॉल्व्स undigested food towards the anal cavity for digestion, but on the way from duodenum to anus, all the important nutrients are absorbed into the blood stream। तो इस पूरे सफर में, जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम, उस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में फिर सिकम है, कोलन है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे पार्ट्स में जब फूड मूव करता है
तो अनडाइजेस्टेड फूड जैसे ही मूव करता है इंटेस्टाइन के अंदर से, तो जितने भी अच्छी चीजें, वाटर, मिनरल्स या कोई और प्रोटीन रहा हो, कुछ रहा हो, देयर इज रीअब्सॉर्ब, देयर इज अगेन एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो उसका मतलब एनस तक पहुंचते पहुंचते फूड जो है उसमें सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड स्ट्रीम। 10 अनवांटेड आइटम्स गेट पार्शली कुछ देर के लिए स्टोर होते हैं, गेट पार्टली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। फीसेस या फीकल मैटर जिसको बोलेंगे, तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको हम फीसेस बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस इन द एनल केविटी। एनल केविटी है जिसको एनस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीसेस हैं उनमें क्या होता है, द ह्यूमन फीसेस कंटेन, याद रखो फीस में 75% वाटर होता है और सिर्फ 25% सॉलिड वेस्ट होता है। लाइक रफेज, आपको पता है सेलुलोस वगैरह जो है, या प्लांट्स के जो छिलके वगैरह है, जैसे टमाटो का छिलका है वगैरह, ये सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती इंसानों में, तो वो सारी चीजें जो है वो फीस में जाके सॉलिड पार्ट बनाती है। जैसे रफेज हो गया, बैक्टीरिया होंगे इसमें, ऑफ कोर्स बैक्टीरिया होंगे इसमें, या अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, फैट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मिला के इसका 25% जो सॉलिड पार्ट है वो बनाएंगी। इस तरह से आपको पता है कि द कलर ऑफ फिश इज येलो, ब्राउन होता है, येलोइश ब्राउन द कलर because of the pigments like स्ट्राइकोबैलिनोजिन और स्टर्कोबाइलिन। ये दो पिगमेंट जो है ये फीसेस को ब्राउन कलर देते हैं। Why are human feces brown? Because of these two pigments, स्टर्कोबैलिनोजिन and स्टर्कोबाइलिन। From here, feces are ejected out। तो इस तरह से जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये कंप्लीट हो जाता है इन 4 स्टेजेस। सो आई होप आप इसको जितना मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे सारे पॉइंट्स लिखोगे और जितना याद हो सकता है उतना याद करोगे इसमें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक उठाएंगे, बाकी इसकी और मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे। एब्जॉर्प्टिव पार्ट जो है उसमें डिटेल नहीं दी मैंने, सीधा लिखा कि एब्जॉर्ब होता है इन लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स जिनको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो वो इंशाल्लाह कमेंट्स में बता दीजिए मुझे, इंशाल्लाह आई विल बी हेल्पिंग यू। जिस तरह से हो सकता है उस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।